गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर मार्जा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर। आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हम जो बुक पढ़ रहे थे मानव भूगोल, मानव भूगोल में हमने जो है भी विभिन्न प्रकार की जो जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, कृषि के बारे में पढ़ा था। अभी कृषि कौन कौन सी प्रकार की होती है, कौन किस प्रकार की कृषि होती है। जैसे हमने प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां पढ़ रहे थे, तो उन प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों में जो है हमने जिस प्रकार से हमने भी भोजन एकत्रीकरण के बारे में पढ़ा, या आखेट के बारे में पढ़ा, पशुपालन के बारे में पढ़ा, या हमने जो है कृषि कार्य के बारे में पढ़ा, या हमने जो है खनन कार्य के बारे में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने जो है प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मनुष्य की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां कौन सी होती है, या किस प्रकार से वो आर्थिक गतिविधियां करता है, या कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो मनुष्य यानी कि अपने जीवन यापन के लिए करता है। तो हमने जिस प्रकार से हम कृषि में पढ़ रहे थे हम कि कृषि जो होती है वो आज से लगभग अगर अपने माने कि 10,000 वर्ष पहले जो है कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था। उस समय जो है अपने ये मान सकते हैं कृषि जो की जाती थी वो आदिम कृषि की जाती थी। आदिम कृषि अपने ये मान सकते हैं कौन सी कृषि की जाती थी? आदिम कृषि। आदिम कृषि, आदिम कृषि, या अपने ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार की कृषि होती थी जो परंपरागत रूप से की जाती थी। या अपने ये कह सकते हैं कि भी इनका जो इस कृषि में जो उपकरण काम में आते थे वो परंपरागत उपकरण थे। जिस प्रकार से लकड़ी के हल हैं, कुदाली है, या अन्य कोई यानी कि बीज रोपण की व्यवस्था है, ये सारे जो थे यानी कि ये परंपरागत रूप से काम में आते थे। और आदिम कृषि इस प्रकार की कृषि मानी जाती है कि इसमें जो है अपने ये मान सकते हैं कि सिर्फ ये जो है भरण पोषण तक सीमित थी, भरण पोषण तक ही सीमित थी। अब इसमें आदिम कृषि के बाद में हम देख सकते हैं कि आदिम कृषि जो है अधिकतर आदिवासी जातियों द्वारा की जाती थी। आदिवासी जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, उन आदिवासी जनजातियों द्वारा जो है ये कृषि की जाती थी। आदिवासी जनजातियां जो है अपने ये कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। दक्षिणी अफ्रीका के जो उत्तरी भाग हैं उनमें जो है ये निवास करती है। इसी प्रकार से इनके अपने जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में भी जो है अधिकतर आदिम जनजातियां निवास करती हैं, और वहां पर जो है ये जनजातियां खेती करती हैं। तो ये अधिकतर आदिम कृषि के रूप में खेती करती है। दूसरी ये स्थानांतरित कृषि भी करती है। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि से मतलब ये कि स्थान परिवर्तन, जिसमें स्थान परिवर्तन हो, अपने ये कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तित होता है। स्थान परिवर्तित होता है। स्थान परिवर्तन से मतलब कि ये जंगल या वनों को काटकर, जंगलों या वनों को काटकर, जंगल या वनों को काटकर जो है ये कृषि कार्य करते हैं। और एक स्थान पर ये अधिकतर अगर देखा जाए 4 या 5 वर्षों तक ये कृषि करते हैं वहां पर, जब तक यानी कि वहां पर उपजाऊ मृदा होती है वहां तब तक ये कृषि करते हैं। और जैसे ही उपजाऊ यानी कि उत्पादन कम होने लगता है तो ये लोग जो है उस कृषि को वहीं पर यानी कि बंद कर देते हैं, और आगे जंगल को जलाकर या वनों को जलाकर जो है ये कृषि करते हैं। जिसे अपने स्थानांतरित कृषि को अपने क्या कहा जाता है? स्लेश एंड बर्न कृषि भी, स्लेश एंड बर्न कृषि भी इसे अपने कहते हैं। बर्न कृषि, काटो और जलाओ कृषि भी इसे कह सकते हैं। काटो और जलाओ कृषि भी इसको कह सकते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार की कृषि जो होती है वो अपने ये मान सकते हैं स्थानांतरित रूप से की जाती है। और इस कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं, हमने पढ़ा था मलेशिया के अंदर इसको लदान के नाम से जाना जाता है, या अपने ये कह सकते हैं कि जो श्रीलंका है उसमें चैना के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको झूम के नाम से जाना जाता है, या अपने भारत के राज्यों में अगर देखें तो दक्षिणी राजस्थान में इसको जो है वालरा के नाम से भी जाना जाता है। वालरा कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर अपने ये बात करें अन्य देशों की, तो इसमें जो है जिस प्रकार से फिलीपाइंस में इनको कैंगिन के नाम से जाना जाता है, और मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से म्यांमार में इनको टोंगिया के नाम से जाना जाता है। तो ये कृषि अधिकतर यानी स्थानांतरित कृषि होती है अपने कहने का मतलब। अब स्थानांतरित कृषि में अधिकतर अपने कह सकते हैं भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस है, या रोडेशिया है। इन देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब स्थानांतरित कृषि के बाद में हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्थायी कृषि का विकास हुआ था। प्रारंभिक स्थायी कृषि,
प्रारंभिक स्थायी कृषि। प्रारंभिक स्थायी कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि से मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे जब स्थानांतरित कृषि कम होने लगी, यानी कि स्थान परिवर्तन कम होने लगे, तो मनुष्य यानी कि मानव ने अपने रहन सहन के लिए जो है स्थायी आवास बनाने शुरू कर दिए, स्थायी आवास। और उन स्थायी आवास के आसपास ही जो है वो कृषि कार्य करने लगे, जो उनके लिए स्थायी कृषि के रूप में या प्रारंभिक स्थायी कृषि के रूप में बन गई। इस कृषि में भी वो परंपरागत रूप से जो है अपने औजार काम में लेते थे, कृषि कार्यों में जो भी औजार वो काम में लेते थे वो परंपरागत रूप से काम में लेते थे। कहने का मतलब इसमें जो आधुनिक जो यंत्र उपकरण जो है उनका उपयोग में नहीं लिया जाता था। इस प्रकार की कृषि अगर अपने देखें तो इनमें जैसे जैसे वन्य पौधे कम हुए तो उसके कारण जो है इस प्रकार की कृषि कार्य किया जाने लगा। अब अपने इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत जो है उत्पादन भी अधिक होने लगा। उत्पादन जो है यहाँ अपने ये कह सकते हैं उत्पादन के साथ साथ जो है ये कृषि कार्य के साथ साथ या कृषि में उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी ये करने लगे। अनेक पशुओं का पालन भी इनके द्वारा किया जाने लगा और पशुओं से प्राप्त खाद का उपयोग जो है ये अपने ये कह सकते हैं कि फसलों के अंदर किया जाने लगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रारंभिक स्थायी कृषि है, ये प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रारंभिक स्थायी निवास बनाकर रहने के कारण शुरू हो गई थी। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी इसके अंतर्गत जो है स्थायी कृषि में जो है मनुष्य ने अपने अपने स्थान निवास स्थायी बना लिए और मुख्य रूप से जनजातियों का एक यानी कि कबीला या एक प्रकार की जनजातियां जो है वहां पर निवास करने लगी और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है इनमें यानी कि स्थायी कृषि की ओर इनका ये अग्रसर हुए। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जब प्रारंभिक स्थायी कृषि का अगर वितरण अगर अपने देखें तो इस प्रकार का वितरण अधिकतर अपने ये कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर अधिकतर इस प्रकार का अपने यानी कि वितरण पाया जाता है। इस प्रारंभिक स्थायी कृषि का प्रारंभ में जब स्थायी कृषि का आरंभ हुआ था उस समय तो अपने ये मान सकते हैं कि भी इनमें जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो वातावरण कृषि के लिए अनुकूल पाया जाता है, जहां पर वन्य पौधों की सघनता कम होती है, यानी कि वन संसाधन जो है जहां पर कम पाए जाते हैं वहां पर इस प्रकार की कृषि अपने करते हैं। अधिकतर अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी अमेरिका का जो मध्यवर्ती या तटीय क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, या अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि में अधिकतर ज्वार, बाजरा, मक्का, शकरकंद, आलू, रतालू ये सारी फसलें जो है ये इनके स्थायी रूप से वहां पर स्थायी निवास बनाकर ये करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भी विभिन्न प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर आधुनिक कृषि की अपने बात करें, आधुनिक कृषि मॉडर्न एग्रीकल्चर जिसे अपने बोलते हैं आधुनिक कृषि, आधुनिक कृषि मॉडर्न एग्रीकल्चर। आधुनिक कृषि में अपने ये मान सकते हैं कि जो प्रारंभिक स्थायी कृषि थी या स्थानांतरित कृषि थी या आदिम कृषि थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और धीरे धीरे जो है यानी कि जो मनुष्य ने जो है मॉडर्न कृषि या आधुनिक कृषि का आधुनिक रूप अपनाना शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा, आधुनिक उपकरण काम में लिए जाने लगे। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि आधुनिक कृषि जब अपने ये मान सकते हैं कि प्रक्रिया एक विकसित प्रणाली के तहत जो है ये कृषि की जाती है। विभिन्न कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा और कृषि यंत्रों के द्वारा भूमि को समतल करके इनके भूमि को समतल किया जाने लगा, क्योंकि समतल भूमि पर हम मानते हैं कि सिंचाई भी बढ़िया होती है और उत्पादन भी अधिक होता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने जो है विभिन्न उपकरणों की सहायता से, आधुनिक उपकरणों की सहायता से भूमि को समतल किया और वहां पर उसको सिंचाई योग्य बनाया जाने लगा और सिंचाई के उपकरणों का उपयोग जो है किया जाने लगा। तो इस प्रकार से आधुनिक उपकरणों के साथ जो कृषि की जाती है उसे अपने आधुनिक कृषि कहते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं फसल उपजाने के लिए, फसल की कटाई के लिए या अपने यानी कि फसलों को रोपण के लिए या अनेक प्रकार के जो है आधुनिक उपकरण जो है वो उपयोग में लिए जाने लगे और ये कृषि जो है आधुनिक कृषि जो थी ये अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। अधिक उत्पादन, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई यानी कि आदिम आदिम तरीके से फिर आधुनिक युग आ गया, आधुनिक युग आ गया तो जनसंख्या भी यानी तीव्र गति से बढ़ी। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है
उत्पादन भी अधिक किया जाने लगा और उसके लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी जिस प्रकार वर्तमान समय में कृषि और पशुपालन दोनों क्रियाएं एक साथ भी की जाती है, यानी कि इसमें जो है अपने पशुपालन भी किया जाने लगा आधुनिक कृषि के अंतर्गत। पशुपालन जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी जो घास क्षेत्र थे या पशुओं से प्राप्त अपने ये कह सकते हैं कि भी जो फसलें थी उन फसलों से प्राप्त जो चारा था उस चारे का उपयोग जो है पशुओं के लिए किया जाने लगा और उसके साथ साथ जो है पशुपालन की क्रिया भी की गई और पशुओं से जो प्राप्त सामग्री होती थी उस सामग्री का उपयोग भी विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा। अब हमने कह सकते हैं कि भी प्रमुख आधुनिक कृषि जो है, प्रमुख आधुनिक कृषि का अगर रूप देखें अपने, प्रमुख आधुनिक कृषि की जो विशेषताएं देखी जाए तो सबसे पहले अपने कह सकते हैं कि जो गहन निर्वाहक कृषि है, गहन निर्वाहक कृषि जिसे अपने कह सकते हैं गहन निर्वाहक कृषि, गहन निर्वाहक कृषि, गहन निर्वाहक कृषि। अब जो गहन निर्वाह कृषि जो की जाती है वो कृषि अपने ये मान सकते हैं कि जहां पर अधिक जनसंख्या जहां पाई जाती है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि, अधिक जनसंख्या जहां पर पाई जाती है, या इसमें अपने ये मान सकते हैं कि दो प्रकार की कृषि या इसके कृषि के दो वर्ग हैं। कौन कौन से? एक तो चावल प्रधान, एक तो चावल प्रधान कृषि जिसे अपने कह सकते हैं चावल प्रधान कृषि, और दूसरी है चावल गौण कृषि, चावल गौण कृषि। अब अपने ये मानते हैं कि भी जिस प्रकार से चावल प्रधान जो कृषि है उन क्षेत्रों में अधिक की जाती है जहां पर अपने ये मानते हैं वर्षा जो है, वर्षा अधिकतर 150 सेंटीमीटर से जहां अधिक होती है तो वहां पर यानी कि लगभग जो अपने ये कह सकते हैं कि वहां पर कृषि जो की जाती है वो चावल की कृषि अधिक की जाती है। और चावल की कृषि जो है अधिकतर अपने ये कह सकते हैं मुख्य फसल के रूप में वहां पर उपयोग में ली जाती है। अब ये जो प्रदेश है इस प्रदेश का विस्तार अपने कह सकते हैं जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है या जो मानसूनी प्रदेश है इन क्षेत्रों में अधिकतर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब यानी कि मानसूनी क्षेत्रों की बात करें हमने तो चीन, भारत, जापान, कंबोडिया, वियतनाम या अपने कह सकते हैं थाईलैंड, म्यांमार, इंडो चीन, पाकिस्तान, ताइवान, फिलीपींस इन क्षेत्रों में अधिकतर जो है ये कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि जो होती है वो अपने कह सकते हैं गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। अगर इसकी विशेषताओं की अगर अपने भौगोलिक विशेषताओं की अपने बात करें तो ये अधिकतर दक्षिणी प्रदेशों इनमें जो है दक्षिणी जो प्रदेश है वहां पर औसत तापमान जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा मानसूनी प्रदेशों का वार्षिक तापमान अगर देखें तो 17 डिग्री के आसपास, 21 डिग्री और 17 डिग्री के आसपास, 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा अधिकतर वर्षा होती है, मानसूनी पवनों के द्वारा जो है वर्षा होती है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी यहाँ पर अधिकतर अगर देखी जाए तो जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं यहाँ पर वार्षिक वर्षा कुछ क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया के जो भाग हैं या पाकिस्तान के कुछ पश्चिमी भाग हैं या अपने कह सकते हैं कि भारत के जो कुछ पश्चिमी भाग है उनमें इस प्रकार की जो है तापमान यहाँ पर जो है वर्षा कम पाई जाती है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखी जाए तो जो दक्षिणी भाग है वहां पर चक्रवातों में अगर वर्षा होती है, चक्रवात क्षेत्र जो होते हैं वहां पर अधिकतर जाड़े के समय जो है या जाड़े की ऋतु में जो है अधिकतर वर्षा होती है। इसी प्रकार से इनमें अगर देखा जाए तो मानसूनी जो प्रदेश है या मानसूनी जो क्षेत्र है वहां पर अधिकतर गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। गेहूं की कृषि जो है अधिक की जाती है। गेहूं की कृषि क्यों की जाती है अधिक? क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा जो है लगभग यानी कि अपने मान सकते हैं कि 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है और इस कारण जो है ये अनुकूलन जो है ये गेहूं की फसल के लिए ज्यादा माना जाता है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी वर्षा कुछ क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन होती है, इसलिए सिंचाई पर आधारित कृषि है ये। गहन निर्वाह कृषि जो है सिंचाई पर आधारित है। इसमें अपने ये मान सकते हैं कि भी यानी अधिक जनसंख्या के लिए जो है
अपने उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो जो क्षेत्र जिस प्रकार से चीन है, भारत है, या अपने कह सकते हैं कि भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, तो यहाँ पर अधिकतर जो है अपने ये मान सकते हैं कि गहन निर्वाह कृषि यहाँ पर अधिकतर की जाती है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें तो कृषि की विशेषताओं की बात करें तो इस कृषि पद्धतियों में नवीनतम उपकरण काम में लिए जाते हैं, या अपने कह सकते हैं अधिकतर, यानी कि ये कहा जा सकता है कि उपकरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पशुओं का उपयोग इसमें लिया जाता है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं फसलों में यहाँ पर क्षेत्रीय भिन्नता भी मिलती है। इसी प्रकार से कृषि यहाँ पर गहन होती है, इसलिए इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अपने ये मान सकते हैं कि भी जीवन निर्वाह होता है, जीवन निर्वाह। क्योंकि गहन कृषि होती है, जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए सिर्फ यानी कि जीवन निर्वाह कृषि इसको अपने कह सकते हैं, जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि कहा जा सकता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कृषि में सिर्फ जीवन का निर्वाह होता है या जीवन यापन अपने इसमें कर सकते हैं, इसलिए इसको जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी अपने देखते हैं व्यापारिक कृषि या रोपण कृषि, जिसे अपने बोलते हैं व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि या रोपण कृषि, रोपण कृषि। व्यापारिक से मतलब कि जो कृषि व्यापार के लिए की जाती है, और रोपण से मतलब कि यानी कि बीज न बोकर और जो यानी कि इनको रोपा जाता है इस फसल को, या विभिन्न जो इसकी कलियां हैं उनको रोप कर जो है अपने यानी कि कृषि कार्य किया जाता है। तो इस कारण इसको जो व्यापारिक या रोपण कृषि अपने कहते हैं। इसका विस्तार अगर देखें तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस रोपण कृषि में अधिकतर अपने कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं, वो फसलें जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं विभिन्न जो फल उत्पादक कृषि है, उस कृषि को इसके अंतर्गत अपने शामिल करते हैं। इस कृषि प्रदेश में रबड़, चाय, कहवा, जूट, या अपने कह सकते हैं कि भी केले, या अपने कह सकते हैं अन्य जो फल हैं उनका जो है अपने यानी कि तंबाकू है या कोको है इत्यादि की कृषि इसमें की जाती है, और जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है। तो व्यापारिक कृषि, इस कारण इसको जो है अपने व्यापारिक कृषि कहते हैं। रोपण कृषि इसलिए कहा जाता है यानी कि इसमें जो यानी कि टहनियां या जो इनकी जो कलियां हैं उनको रोपा जाता है और उसके बाद में जो है यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि ये जो है एक फसली कृषि कहलाती है, एक फसली कृषि होती है। एक ही फसल जो है इसमें अपने बोते हैं, एक ही फसल जो है इसमें जो है लगाई जाती है, और उसका जो है अपने ये कह सकते हैं कि उत्पादन किया जाता है। यह अधिकतर अगर देखें तो लैटिन अमेरिका का जो क्षेत्र है, अफ्रीका का जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि इस कृषि में अधिकतर यानी कि पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है। एक तो पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, इसका प्रबंध भी अधिकतर किया जाना आवश्यक होता है, या अपने कह सकते हैं कि भी सिंचाई के साधनों की आवश्यकता भी इसमें अधिक पड़ती है। तो इस प्रकार से इस कृषि का प्रबंधन यानी कि व्यापारिक रूप से किए जाने के कारण मुख्य रूप से वैज्ञानिक तरीके से ये कृषि की जाती है, इसलिए इसको वैज्ञानिक कृषि के रूप में भी अपने जानते हैं। तो इस प्रकार यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि भी कृषि फार्मों में यही जो है ये कृषि की जाती है। बड़े बड़े फार्म होते हैं, उन फार्मों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। विभिन्न प्रकार के अपने ये कह सकते हैं कार्यालय है या कारखाने तथा श्रमिकों के आवास की व्यवस्था भी यहीं पर की जाती है। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी जो वर्तमान समय में इस कृषि क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन भी हो चुका है, अपने ये मानते हैं विभिन्न प्रकार के मशीनीकरण या पूंजी निवेश इसमें जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि जो होती है वो व्यापारिक कृषि या रोपण कृषि कहलाती है। उसके बाद में हम देखते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। जो भूमध्य सागर के जो देश है या भूमध्य सागर तटवर्ती देश है, भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। अपने अगर ग्लोब की जो अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से अगर देखा जाए तो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री जो है 30 डिग्री या 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक अपने ये मानते हैं
40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में अधिकतर इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसे अपने भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि जो भूमध्य सागरीय जलवायु में की जाती है और जो कुछ फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि जीवन निर्वाह और व्यापार दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। जीवन निर्वाह और व्यापार दोनों के लिए यह कृषि महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहने का मतलब यानी कि इस कृषि से जीवन निर्वाह भी किया जा सकता है और इस कृषि में व्यापार भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं ये कृषि महत्वपूर्ण कृषि कहलाती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर इसका वितरण क्षेत्र देखें अपने, तो यह कृषि अधिकतर स्पेन है, फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस है, टर्की है, इटली है, यूनान है, या सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, इन क्षेत्रों में कैलिफोर्निया घाटी है, या मध्य चिली है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु। और यहाँ पर वर्षा अगर आपने देखे तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, वार्षिक वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ अगर अपने देखें तो सर्दियों में जो औसत तापमान है, सर्दियों का जो औसत तापमान है वो लगभग अपनी मान सकते हैं 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पर सर्दियों का तापमान यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ अगर अपने ये बात करें गर्मी की, तो गर्मी में अधिकतर तापमान अगर देखा जाए तो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर अपने को मिलता है। और इस यानी कि तापमान और वर्षा में यानी कि अनुकूलित रहकर अनेक फसलें जो है यहाँ पर उत्पादित की जाती है। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी यहाँ पर जैतून, अंजीर, गेहूं की कृषि जो है अधिकतर की जाती है, या नींबू, नारंगी, मेवे, फल, सब्जियां, इस प्रकार की कृषि अधिकतर यहाँ पर की जाती है। तो अधिकतर यहाँ पर अगर अपने ये बात करें कि जो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, अधिकतर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है इनके फलों की खेती अधिकतर की जाती है। फलों की खेती सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। इसी प्रकार से अंगूर की खेती या अंजीर की तथा अंजीर की खेती, यहाँ पर अंगूर की खेती सर्वाधिक यहाँ पर की जाती है। अंगूर की खेती, अंजीर की खेती भी यहाँ पर सर्वाधिक की जाती है। अंजीर का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ पर किया जाता है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए अनुकूलित कृषि कहलाती है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कुछ यानी कि गेहूं का उत्पादन या मक्का का उत्पादन भी इन क्षेत्रों में अधिकतर किया जाता है, जहां यानी कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, वहां पर अपने इस प्रकार की कृषि खाद्यान्नों का उत्पादन भी किया जाता है। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी इस कृषि में यानी कि अगर देखा जाए तो सिंचाई की आवश्यकता भी सर्वाधिक पड़ती है। सिंचाई भी यानी कि इस कृषि में आवश्यक होती है, या अपने कह सकते हैं क्योंकि ये आधुनिक रूप से की जाती है, वैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार की कृषि की जाती है और सिंचाई के साधन भी वैज्ञानिक तरीके से काम में लिए जाते हैं, जिस प्रकार से ड्रिप सिस्टम है, या अपने कह सकते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है। ये सारी पद्धतियां जो है यहाँ पर अपने काम में लेते हैं। अब अपने देखते हैं व्यापारिक अनुत्पादक जो कृषि है। व्यापारिक अनुत्पादक कृषि अधिकतर अगर देखा जाए तो व्यापारिक अनुत्पादक कृषि जो है, व्यापारिक अनुत्पादक कृषि, व्यापारिक अनुत्पादक कृषि अब व्यापारिक जो अनुत्पादक कृषि है वो अधिकतर 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में जो है इस प्रकार की कृषि अधिकतर की जाती है। तो ये जो क्षेत्र है इस प्रकार की कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, या अनुकूलित क्षेत्र में इसमें कहा जा सकता है। ये कृषि जो है अधिकतर अपने कह सकते हैं कम वर्षा तथा अर्ध शुष्क वातावरण वाले प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर अपने ये कह सकते हैं यहाँ कम वर्षा होती है, इन क्षेत्रों में कम वर्षा या अर्ध शुष्क वातावरण, अर्ध शुष्क वातावरण में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसे व्यापारिक अनुत्पादक कृषि कहा जाता है। सिंचाई का इसमें बड़ा महत्व है। अनेक यानी कि उपायों द्वारा या अनेक उपकरणों द्वारा इसमें सिंचाई भी की जाती है, सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है।
इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो मैदान है, जिस प्रकार से प्रेरी का मैदान है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी का मैदान है, या अपने कह सकते हैं स्टेपीज के मैदान है, स्टेपीज के मैदान है, या दक्षिण अमेरिका के पंपाज के मैदान है, पंपाज के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स डाउन्स के मैदान है। इन क्षेत्रों में या दक्षिण अफ्रीका में जो है अपने वेल्ड प्रदेश है, वेल्ड प्रदेश, वेल्ड प्रदेश, इन प्रदेशों में अधिकतर जो है इस प्रकार की कृषि अपने कह सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि की जाती है, और ये कृषि व्यापारिक अनुत्पादक कृषि कहलाती है। अपने ये कह सकते हैं कि इसमें भी जो है अधिकतर ये माना जाता है कि भी अनेक जो मशीनें हैं, नवीनतम मशीनें जैसे ट्रैक्टर है, हल है, डिस्क है, हैरो है, ड्रिल इत्यादि का प्रयोग अपने इसमें करते हैं। अधिकतर अगर यानी कि अगर इस प्रकार की कृषि को देखें तो इस कृषि का विस्तार सभी महाद्वीपों में विद्यमान या सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। इस कृषि का विस्तार इसमें अमेरिका है, कनाडा है, अल्बर्टा है, सस्केचुआन है, इन प्रदेशों में अधिकतर यानी कि यह कृषि की जाती है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि वाशिंगटन में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है, या ओरेगन प्रांत या यूरेशिया में, यूक्रेन व साइबेरिया के मध्य भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब अपने ये मानते हैं कि अगर इसकी विशेषताएं अगर अपने देखें, इस कृषि की विशेषताएं अगर देखी जाए तो इसकी भी अनेक विशेषताएं पाई जाती है। जिस प्रकार से इसमें अधिकतर मुख्य विशेषता इसकी गेहूं उत्पादन है, तो गेहूं उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक किया जाता है। यानी कि इसमें जो है गेहूं की कृषि सर्व प्रमुख रूप से अपने ये मान सकते हैं गेहूं की कृषि यहाँ पर की जाती है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतर यानी कि बड़े बड़े फार्मों में यहाँ पर कृषि की जाती है। बड़े बड़े फार्मों में कृषि किए जाने के कारण यहाँ पर यानी अनेक फार्म स्थापित किए गए हैं, और उन फार्मों में यानी कि बहुत बड़ी संख्या में मजदूर कार्य करते हैं, और वहीं पर जो है उस यानी कि कृषि संबंधित जो उत्पाद है उस उत्पाद को बनाकर वहीं पर जो है यानी कि बाहर निर्यात भी किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि जो होती है बड़े बड़े फार्मों में अपने करते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि अनेक विस्तृत क्षेत्र है, जिस प्रकार से मैक्सिको के मध्य, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी ब्राजील इत्यादि में इस प्रकार की यानी कि कृषि की जाती है। अब अपने ये कहें कि भी यहाँ पर भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, वो भौगोलिक परिस्थितियां भी विभिन्न रूप से पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है, या तापमान यहाँ पर अगर देखा जाए अपने तो लगभग यानी कि 0 डिग्री से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न रूपों में जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कृषि व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि, जिसे अपने व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि कहते हैं, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि। कहने का मतलब कि अपने ये कह सकते हैं कि भी जो इनके दूध देने वाले जो पशु हैं, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सूअर है, इन सभी का जो है अधिकतर इनके कृषि अपने कह सकते हैं कृषि के साथ साथ जो है इनको पालन किया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से बहुत बड़े बाड़ों के अंदर यानी कि बाड़े या रेंच अपने जिसे कह सकते हैं रेंच, इनमें जो है यानी कि फार्म उपयोग में लिए जाते हैं, और जो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि कहलाती है। इस कृषि में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से अपने ये कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य दूध एवं दूध की सामग्री जो पदार्थों का व्यापारिक उत्पादन होता है। इसमें उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है इत्यादि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ भेड़ बकरियां या अपने कह सकते हैं सुअर या बैल या गाय जो है ये पशु जो है यहाँ पर अधिकतर पाले जाते हैं, इन बड़े बड़े फार्मों के अंदर या बड़े बड़े रेंज के अंदर जो है अपने इनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी इस प्रकार की जो कृषि है अधिकतर उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े फार्मों का निर्माण होता है, बड़े बड़े फार्मों में पशुओं को रखा जाता है, और उन फार्मों में या रेंच में जो है इनके पशुओं को रखकर और उनसे सामग्री प्राप्त की जाती है, और साथ साथ कृषि कार्य वहीं पर कृषि कार्य भी उनके निकट ही कृषि कार्य भी किया जाता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।